हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने परिवार प्रैक्टिस सेट वाला में आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 आ चुका है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, जो आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल में जरूर आपके काम आएंगे और 101% इन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज, अनाज से आप समझ रहे होंगे कि जो धन अन्न जो खाने के लिए हमारे होते हैं उसे अनाज बोलते हैं। जैसे चाह, चाह तो कोई इच्छा की बात हो रही है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। सस्य, बिल्कुल सही देखा आपने, सस्य यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अनाज का पर्यायवाची सस्य होता है। अगर अन्य किसी पर्यायवाची की मैं बात करूं तो आप इसे अन्न भी बोल देते हैं, धान्य भी बोल दे सकते हैं, धान्य। इसी प्रकार सलिल, सलिल होता है आपका जल का, इसका पर्यायवाची जल। और रूपा, रूपा आप ये जान लीजिए कि रजत, यानी रजत पदक किसका बना होता है, चांदी का। तो रूपा क्या हो जाएगा, रजत। या इसे आप रोप्य भी बोल सकते हैं। तो ये रूपा, रोप्य, रजत, इस प्रकार से आप इनको याद कर लेंगे। रूपक, तो ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। और सस्य, सस्य अन्न अनाज, सलिल जल, नीर, इस तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में। तो देखिए, आज इसको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको याद कराने जा रहा हूँ। ये बोल रहा है अपवाद, यानी ऐसा हो सकता है कुछ शब्द अलग उसमें आए। जैसे इसका आंसर है पुल्लिंग, किसमें आते हैं वर्णमाला, पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर तो वो कुछ क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। अब आपके लिए यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि वर्णमाला में स्त्रीलिंग भी पूछ लेता है कौन कौन से होते हैं। तो अब आप इससे समझिए, स्त्री को आप ऐसे लिख दीजिए, इसमें क्या स्त्री, तो स्त्री से आप क्या ई की आवाज आपको आ रही है, आप कहेंगे हाँ जी ई की आवाज आ रही है, तो आप ई लिख दीजिए, ई, ई स्त्री। स्त्री में क्या, ई, ई स्त्री, ये जो रे है इस रे को भी ले लीजिए। तो बस ये तीन ही है जिनको हमेशा स्त्रीलिंग में माना जाता है, बाकी सब अन्य पुल्लिंग। तो इसीलिए ये जो शब्द आया है अपवाद, वो इन्हीं के लिए आया है। तो स्त्रीलिंग आपसे पूछेगा कौन निम्न में से स्त्रीलिंग है, तो आप पहचान लेंगे, स्त्री में ई और रे, स्त्री। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत, तो इसे तोड़ दीजिए मुख्य मुख्य शब्दों में। कहावत का क्या हो जाएगा, कहना, कह प्लस आवत। अब आपसे क्या पूछा है, तो हमसे तो प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, आवत हो जाएगा। चलिए, बहुत ही गजब के प्रश्न है भाई ये तो आपके लिए। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है। घोष यानी कंपन, वाइब्रेशन होता हो जिनको बोलने में, ख, च, मैं, ठ। अब आप देखेंगे कि जो आपके ये वर्ण होते हैं, कचट, तप, क वर्ण वाले, च वाले, ट, त और पे वाले। अब इसमें ये कितने होते हैं जी, ये तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। अब इसमें इसमें जो शुरू के 2 होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एघोष। और जो ये 3, 4, 5 होते हैं, ये होते हैं सघोष। सघोष को ही घोष बोल देते हैं। अब इसने घोष वर्ण पूछा है, तो आप देखें क्या खे, ये तो दूसरे में ही आ गया, तो दूसरे तो एघोष होते हैं। चे, ये तो पहले में ही आ गया भाई। टे, ठे, तो ये भी दूसरे में आ गया, तो बचा क्या, मैं बचा जी। अब मैं कैसे है, मैं को भी जान लीजिए। मैं होता है पे वाले वर्ण में, जैसे जैसे पे, खे, बे, भे और आपका मैं, तो हो गए ना आपके। तो ये पंचम वर्ण में आ गया, आपको बताया था 3, 4, 5 ये क्या है सभी, ये सघोष है। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, 8 कनौजिया 9 चूल्हे
मस्त रहना, जब 8 कनौजिया 9 चूल्हे की बात हो रही भाई, मस्त रहना तो नहीं होगा इसमें। फाका करना मतलब जगह बनाने के लिए नहीं, संपन्नता की स्थिति, ये हो जाएगा आपका अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रे ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? अब आप जानते हैं आपके कितने कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं जी। अब पूछ रहा है किस स्वर के आती है? स्वर कितने दिखा रहा है? घोष में आती है, संयुक्त में, ह्रस्व में या ओष्ठ्य में? अब आप बोलेंगे कि ये जो है जी, ये तो ह्रस्व स्वर में आती है। किसमें? ह्रस्व स्वर में। अब जैसे आप देख लीजिए, आपको वर्णमाला का मैं चैप्टर कराऊंगा तो और विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप देखेंगे घोष वर्ण। घोष वर्ण मैंने बताया है, वर्णमाला का जो कचटतब वाला वर्ण है, उसमें पहला दूसरा तो होता है अघोष, और तीसरा चौथा पांचवे जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके घोष। ठीक है भाई। तो इसमें तो रे नहीं आता है। जैसे जो ट्रिक है विवाह है यश का, वह तो ऋषि बन गया और उन्होंने क्या करा? ऊ। तो इस प्रकार वाली ट्रिक इसमें काम आएगी। संयुक्त, संयुक्त कितने होते हैं? संयुक्त तो 4 होते हैं जी। अब 4 आप ऐसे याद कर लीजिए, 6 त्रिशूल, सिरमिक और आपका ज्ञानी। अब इसमें जो ज्ञानी है वो किससे बना है? वो बना है जय प्लस नय से। ठीक है भाई। और अब इसमें जो ये सिरमिक है ये किससे बना है? ये बना है से प्लस रे से। त्रिशूल की बात आ गई भाई, त्रे ते प्लस रे से बना है। ये 6 की बात आ रही है क्योंकि ये पूछ लेता है क्या पूछ लेता है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? आप बताएंगे। एक 6 होता है, एक त्रय होता है, एक श्रय होता है, जय ज्ञानी, जय ज्ञानी बोलते हैं, जबकि इसे शुद्ध उच्चारण है जय ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी। तो अब ये 6 पूछ लेगा, 6 किस किस से बनता है? तो आप बताएंगे भाई 6 आपका हो जाएगा के प्लस 66 कौन, के प्लस 66 कौन। तो त्रय श्रय तीनों को बता दिया। अब ओष्ठ्य, ओष्ठ्य तो ये होते हैं भाई, जैसे के टी एम 2, कचट तप, ये जो पे वर्ण है, पे वर्ण वाले क्या होते हैं? सभी ओष्ठ्य होते हैं। तो बचा क्या? हस्व स्वर। क्या हो गया? रे। यही आपका करेक्ट आंसर है। अब अगर आपको मैं स्वर विस्तार से बता दूं तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे जी ये तो बहुत ही गजब का काम हो जाएगा। तो देख लीजिए फिर गजब का काम कैसे हो जाता है। अब आप स्वर देखेंगे तो स्वर कितने स्वर हो गए जी? 11। ठीक है। तब फिर हस्व स्वर किसे कहते हैं? हस्व स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे। कैसा समय लगे? कम समय। उन्हें क्या हस्व स्वर बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं जी? ये होते हैं भाई, बहुत छोटे ही तो होते होंगे जब इनमें बोलने में कम समय लग रहा है। तो यही हो गए ए ई उ। देखिए बिल्कुल बाहर से बाहर ए ई उ, कंठ तक तो बात ही नहीं जा रही है। तो ये फिर रे, ये रे भी इसी में ही आता है, रे पितरे, वो जो रे अटक जाता है हल्का सा हस्व स्वर, बस। तो जब ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? 4। तो अब आपके आपके कितने दीर्घ स्वर भी तो बचे हैं, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे? 7, जब ये हस्व स्वर है तो। अब दीर्घ स्वर भी आप बना लीजिए भाई, ये बड़ा वाला इसमें हो जाएगा, ई भी इसमें आ जाएगी, बड़ा ऊ भी इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। ए एनक भी इसी में आ जाएगी। कितने? 5 हो गए। ओ ओ दोनों इसमें, तो कितने हो गए? 7 हो गए ना, हो गए। तो ये आपके हो गए दीर्घ स्वर। आप इनको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। तिलक किस प्रकार का शब्द है? भाई तिलक आपको एकदम लगेगा भाई, तिलक 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 बोलते हैं हम भी आम भाषा में ज्यादातर। तो आप सोचेंगे ये तो तत्सम है, लेकिन क्या है? तत्सम। अब अब तिलक का तद्भव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टीका। तिलक लगा दो और टीके पे को बुला लो दूल्हों को। ऐसे जो है दोनों का ही प्रयोग कर लेते हैं, तत्सम का भी तद्भव का भी। अब इसी में जो है आप ध्यान रख लेंगे कि तिलक तत्सम है,
प्रश्न नंबर 8, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? बहुत अच्छे से आप पहचान लोगे। पत्र पत्ता को बोलते हैं, चिट्ठी को बोलते हैं, कागज को बोलते हैं, जिसको नहीं बोलते वो है पुष्प। अब पुष्प क्या है? अरे पुष्प तो फूल की बात हो रही है, जो फूल होते हैं। फूल को क्या जी? फूल को तो सुमन भी बोल देते हैं, सुमन। फिर सुमन तो बीबी कुसुम भी तो साथ ही चलेगी। जब सुमन बीबी चलेगी तो बीबी कुसुम भी साथ ही चलेगी। तो दोनों होगे ना, होगे क्या? फूल, फिर सून, फिर सून भी इन्हीं का ही है। तो ऐसे याद कर लो, बीबी सुमन, बीबी कुसुम और बीबी पुष्पा। ठीक है भाई। चलिए, क्या रह गया आपका? पत्र। पत्र का पत्ता, चिट्ठी, कागज, ये सभी अनेकार्थी शब्द होते हैं। और इसका जो है आप ये और ले लीजिए, अगर पृष्ठ आ जाए या भाई पंख आ जाए तो ये भी पत्र हो जाएंगे। ठीक है। बहुत गजब के प्रश्न है आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 9, शायद कल मीरा दिल्ली जाए, जाएगी, जाना, इसको बनवा रहा है संभाव्य भविष्यत काल में। तो आप भविष्य में तो बनाओगे, लेकिन संभावना वाले में बनाओगे भाई। तो ऑप्शन आ जाती है भाई, ये तो वर्तमान में आ जाएगा। जाती अधूरा है। जा चुकी, ये तो भूतकाल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा सी, जाए, जाएगी। कुछ भी लगाएंगे तो संभाव्य में आ जाएगी बात। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप देखेंगे बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी, ऐसी गाड़ी। इसको इसको जब विभक्ति करेंगे आप, तो बैल की गाड़ी। जो बैल की गाड़ी, बैठते तो हम ही है, बैल तो खींचता है, लेकिन गाड़ी किसकी? बैल की गाड़ी बोल देंगे। ठीक है। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का स्थान, ऐसे ही बैल की गाड़ी। तो जब की, ये तो विभक्ति चिन्ह भाई किस में आते हैं? तत्पुरुष में आते हैं। अव्यय भाव में तो, अव्यय भाव में तो उपसर्ग जोड़ते हैं भाई। उपसर्ग, जैसे आजीवन, आजीवन। और आपका क्या हो जाएगा? प्रतिहार है। अव्यय, अव्यय भाव समास। दिगु और द्वंद्व भाई, दिगु में होते संख्यावाचक, जैसे त्राह, राह, त्राह। ठीक है। दोपहर। द्वंद्व भाई, द्वंद्व हो जाएंगे, जैसे विपरीत चिन्ह में भी हो जाते हैं। रात दिन विपरीत हो गए ना। पति और पत्नी, इसमें ये द्वंद्व चिन्ह, द्वंद्व में प्रयोग होता है ये वाला चिन्ह, योजक चिन्ह। पूछ लेता है योजक चिन्ह भी कौन से समास में आता है, तो याद कर लीजिए द्वंद्व। छत से ईंट गिरी, ईंट गिरी है छत से, तो अलग अलग अलगाव की बात हो रही है, अपादान हो जाएगा। अपादान क्या हो जाएगा? अपादान। अगर संबंध की बात करेगा तो ये बोल देगा राम की, राम की पुस्तक खो गई। तो ये जो की है, ये संबंध बता रहा है किससे? पुस्तक से। पुस्तक किसकी है? राम की। ऐसे संबंध हो जाता है। और अगर ये आ जाए राम की पुस्तक मेज पर रखी है, तो यहाँ पर ये पर पूछेगा, फिर यहाँ कौन सा कारक है? तो यहाँ हो जाएगा अधिकारण, अधिकरण कारक। अगर इतना वाक्य हो जाए, पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक है। संप्रदान। गरीब के लिए या गरीबों के लिए कपड़े लाओ, तो ये जो कपड़े हैं ये दान में चले जाएंगे, दान में। तो दान में दी जाने वाली चीज क्या हो जाती है? संप्रदान हो जाती है, क्योंकि कपड़े आप लोगे थोड़ी, भिखारी को पैसे देके वापस थोड़ी ना लोगे। तो ये क्या हो जाती है? ये संप्रदान हो जाती है। अब भाई बरवे छंद, चलो थोड़ा छंद को भी समझ लेते हैं जी। छंद क्या कहते हैं? बरवे। बरवे में आप पहले देख लो, बे, बे से बारसात, बरसात हो गई भाई। बरवे, बे, बे। तो अब मैं तो कह रहा हूँ इस बे से ही 12 याद कर लीजिए, 12 के साथ 7 तो चलेगा ही चलेगा। तो ऐसे ही करके बरवे को आप याद कर लोगे 12 7। तो इसके जो 4 चरण होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं, उसका मतलब हो गया 12 7, 12 7 बरसात, बरसात, बरवे, 12 7, बे, बे, बे। बे का मेल है ना। ठीक है जी, ये तो याद हो गया बरवे में कितनी मात्राएं होती है।
बहुत बढ़िया, याद हो गया। तो अब ये पूछ रहा है वर्ग छंद होता क्या है। अरे आप देख रहे हो, आधा तो सम है ये भाई, आधे में तो मात्राएं सम आ रही है, तो फिर पूरा तो नहीं है। तो आधे में आ रही है तो क्या हो गया फिर, अर्ध सममात्रिक हो गया ना। जब आधे में सम मात्राएं आ रही है तो अर्ध सममात्रिक हो गया ये तो। ठीक है जी। अब अब मात्रिक छंद कितने होते हैं। मात्रिक छंद होते हैं 3। ये मात्रिक छंद में नहीं आता, तो मात्रिक छंद कितने होते हैं, 3। ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं मात्रिक छंद। ठीक है जी, ये भी पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। अब अब मात्रिक छंद 3 हो गए, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विषम मात्रिक। तो जब आपको अर्ध सम पता चल गया कि 2 चरणों में समान समान मात्राएं हैं, समानता जो दिखाई दे रही है, तो अब फिर सम्मात्रिक क्या है। अरे सम्मात्रिक तो चारों चरणों में समान हो जाएगी, चारों चरणों में समान मात्राएं। क्या रटने की जरूरत पड़ी, कहोगे बिल्कुल नहीं पड़ी जी। चारों चरणों में समान, यानी जैसे मैं आपको बता दूं, हरि गीति का 28 28 28 28 के चरण होते हैं, चारों समान होते हैं। ठीक है जी। फिर फिर आप कहोगे जी विषम मात्रिक क्या हो गया। विषम मात्रिक, विषम मात्रिक भी बता देते हैं अब आपको। भाई विषम मात्रिक में 4 से अधिक चरण होंगे, या मान लीजिए 6 चरण होंगे। 4 से अधिक चरण आएंगे विषम मात्रिक में। बिल्कुल आप इसे देख लीजिए, और 2 छंदों का मेल होगा ये। और इसमें क्या होगा, इसमें असमान होंगे, तभी तो विषम मात्रिक है। तो अब आपको बता दूं भाई, विषम मात्रिक पूछ लेता है कौन कौन से होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके कुंडलिया, कुंडलिया और छप्पय। भाई वाह, छप्पय, आरो, छप 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 पानी, आरो के पानी में क्या होती है, छप छप होती है, तो आरो। अब आरो में बता दूं क्या हो, पहले आप देख लो भाई, छप्पय आरो, ऐसे याद कर लो। तो ये हो जाएगा रोला प्लस उल्लाला, इनसे मिलके बनता है। हो गए। अब क्या हो गया जी, हो गया, पूछ लेता है, इतना भी प्रश्न आ जाता है कि कुंडलिया किस किस का होता है। अब कुंडल कान में पहरे जाएंगे, जब कुंडल को छीन लेगा तो कान से निकलेंगे खून। जब कुंडल कुंडल छिन गए भाई, तो कहाँ जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर क्या हो जाएगा, दोहा प्लस रोला हो जाएगा, दोहा डॉक्टर तो अब कुंडलिया किसके मेल से, डॉक्टर, छप्पे आरो। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी हो जाएगा, तो उम्मीद है आपके बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। भाई अद्भुत रस की बात कर रहा है, जब आप जानते हैं क्रोध तो रौद्र रस का होता है, ठीक है जी, उत्साह वीर रस का होता है, और भय होता है भयानक का। तो अद्भुत, अद्भुत क्या हो गया, अद्भुत हो गया विस्मय, विस्मय जब माँ, विस्मय, कौन सा, विस्मय। अब इसका मैं आपको बहुत अच्छा एक अगर उदाहरण बता दूं तो कैसा रहेगा, क्या होगा जी, गजब ही हो जाएगा। तो देख लो फिर, ये है इसका एग्जाम्पल। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब आप देखेंगे कि यशोदा मैया ने जब श्री कृष्ण जी के मुख में पूरे विश्व को एक देखा, पूरे ब्रह्मांड को देखा, तो एकदम से अचेत, अचेत यानी एकदम मृत्यु के उसमें जैसे एकदम आदमी हक्का बक्का रह जाता है। क्षण भर को, पल भर को, यानी क्षण भर को, कुछ समय के लिए तो वह अचेतन हो गई, एकदम अपने भूल गई होशवास। तो तो इसने कहा है हिल नहीं सकी कोमल काया, उनकी कोमल काया हिल भी नहीं सकी, हिल भी नहीं सकी। तो उनके जो ये अचंबा हुआ एकदम से, जो अद्भुत, अद्भुत एकदम जो रस पैदा हुआ, तो भाव क्या, विस्मय, क्या विस्मय भाव। प्रश्न नंबर 14, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। अब आप लगा लीजिए, उपसर्ग तो पहले लगता है जी, तो सभी के आगे उपसर्ग लगा के देख लीजिए। परितोष, परिहार, परिजन, परिताप, परिताप, परिजन बिल्कुल नहीं दे रहे भाई ऐसा भाव, तो परितोष ये हो जाएगा आपका परिहार। क्या हो जाएगा, परिहार। इसका मतलब हो जाएगा त्यागना,
या फिर छोड़ना। परिहार शब्द का अर्थ, तो आपके ये शब्द भी याद हो गया है और प्रश्न भी कंठस्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य, आर्जव, क्या हो जाएगा? आर्जव। आप इसको याद कर लीजिए, कौटिल्य का नाम ही चाणक्य था, चाणक्य कोई विलोम इसका पूछ रहा है तो आर्जव हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन, अब आप सबसे पहले देखेंगे मुख दर्शन मतलब क्या हो जाएगा? मुख का दर्शन, मुख का दर्शन। अब अब जब इसमें विभक्ति आ रही है तो मैं बताता हुआ आ रहा हूं आपको पहले से ही कि ये भाई तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुव्रीहि होती है जब किसी अन्य का अर्थ निकले। जैसे अगर मैं आपको पंकज बोल दूं तो पंकज, पंख यानी कीचड़ में जैसे जन्मा, पंकज कीचड़ में जन्मा, तो आप तुरंत बता देंगे कि जी ये तो कमल के लिए बोलते हैं। तो फिर मैंने तो पंकज बोला था, आपने कैसे पता लगा लिया कमल है? तो इसे ही तो बहुवीर समास बोलते हैं, यही तो खासियत है इसकी। जैसे जैसे मैं बोलूंगा पीताम्बर, तो आप कह देंगे पीले वस्त्रों वाला, अरे ये तो श्री कृष्ण जी हो गए भाई। अब कैसे भाई, आपने कैसे कह दी श्री कृष्ण जी हो गए? पीले वस्त्र की बात बोली थी, पर श्री कृष्ण जी कैसे? अरे ऐसे हो गए कि इन्हें ही तो बहुवीरी समास बोलते हैं कि शब्द से अर्थ किसी अन्य के लिए निकले। जैसे और बता दूं आपको, अगर बोल दे चक्रधारी तो वो भी श्री कृष्ण जी हो जाएंगे। चंद्रशेखर बोल दे तो वो भगवान शिव जी के लिए हो जाएगा। ऐसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न होते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। द्वंद्व, बस द्वंद्व में तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दिन रात, भाई बहन, ऐसे जो शब्द आते हैं ये सब द्वंद्व में आते हैं। दिगु, दिगु हो जाएगा आपका संख्यावाचक। जैसे दोपहर, दोपहरों का मिलन दोपहर। और आपका क्या हो जाएगा? त्राहा और चौपाई, ऐसे जिनमें संख्या है। साप्ताहिक, 7 दिनों का, इसमें दिगु हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, कौन सा अर्थ अलंकार है भाई? अर्थ, अब अलंकार मैंने आपको बताया, अलंकार, अलंकार हो जाएगा एक तो शब्द अलंकार, ठीक है भाई। दूसरा अर्थ अलंकार जो आपसे पूछा है, और एक हो जाएगा उभय, यानी जिसमें शब्द भी और अर्थ भी। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इसने अर्थ बोला है, तो मतलब जो चमत्कार पैदा होता होगा उदाहरण दिया उसके वाक्य को देखकर, वो किससे चमत्कार होता है? अर्थ से होता है जी। अब आप जब देखेंगे यमक क्या होता है? यमक होता है कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है, यानी कनक, दो शब्दों का प्रयोग हो और उनका अर्थ भी अलग अलग निकले। कनक, कनक ते 100, यानी कनक सोना, एक कनक धतूरा। तो फिर तो फिर ये भाई यमक में, यमक में तो शब्दों से, कनक कनक यानी शब्द से जो है सुंदरता बढ़ रही है, तो यमक तो नहीं होगा। अनुप्रास में भी चारों चंद्र की चंचल किरणें चे चे चे, यानी एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी अनुप्रास हो जाएगा। क्या? शब्द अलंकार। और श्लेष में, श्लेष में आप देखेंगे शब्द एक अर्थ अनेक, तो एक शब्द से यानी किससे? शब्द से ही तो बढ़ रही है भाई उसकी सुंदरता, तो शब्द ही तो उसमें अलंकार पैदा कर रहा है। तो आंसर हो गया आपका रूपक। अब रूपक क्यों हो गया? रूपक इसलिए हो गया क्योंकि रूपक में अर्थ निकाल करके रूपक की व्याख्या होती है। अर्थ निकाल के, हाँ जी कैसे? अब देख लो भाई अर्थ निकाल के कैसे होती है। जैसे मैं अब एक एग्जाम्पल करवा दूं आपको। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, चंद्रिका चादर ओढ़े। ये देखो अलग से बता दूं कि अगर योजक चिन्ह आएगा तो आप हमेशा रूपक अलंकार लगाएंगे। अब अर्थ अलंकार क्यों है? चंद्रिका की चादर के जैसी चादर कुछ नहीं बोला, इसने बोल दिया चंद्रिका चादर, यानी चंद्रमा की जो चांदनी है, जो उसकी छाया है, उसी को, उसी को क्या, उसी को ही ओढ़ लिया है। चंद्रमा की
चांदनी छाया को ही ओढ़ लिया है, उसी को चादर बना लिया है। तो अर्थ से ही तो आपके इसमें अलंकार पैदा हुआ, इसलिए हो गया रूपक अलंकार। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करो, ठीक है। जिसे टाला न जा सके, अरे वाह। अब जब प्रश्न आप करते हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है या उपयुक्त प्रश्न अनिवार्य है, वो जो अनिवार्य शब्द है ना, उसका ये अर्थ है कि ये करने ही करने हैं, इनमें आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो टाला ना जा सके उसे बोलते हैं अनिवार्य। अच्छा जी, फिर अनिवार्य क्या हो जाएगा? अनिवार्य, अनिवार्य होता है अनिवारित, ऐच्छिक, अनिवृत्त, अनिवारित, ऐच्छिक, अनिवृत्त। ऐच्छिक इच्छा, अनिवृत्त जिसे दोहराया ना जा सके, अनिवृत्त। और अनिवारित जिसको, ये भी इसी के अर्थ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आपका जो टाला ना जा सके वो हो जाएगा अनिवार्य। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 19 पे। जब जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार हो। अब जब कर्ता के अनुसार होगा तो आपको तो पता ही है, कृत्तवाच्य बोलते हैं भाई उसे, तो कृत्तवाच्य बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो गया ना करेक्ट। कर्म के अनुसार होता तो कर्म हो जाता, भाव के अनुसार भाववाच्य, ये कोई वाच्य होता ही नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। वाच्य तीन होते हैं बस, एक दो तीन, याद कर लीजिए। भिरमर, अरे भिरमर तो भोरा को बोलते हैं, भोरा, भोरा। अब भोरा, भोरा कहाँ जाता है? भोरा तो भोरा तो पुष्प पे बैठता है, शहद इकट्ठा करता है। तो मधु, अरे शहद मधु को ही तो बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये मधुकर हो गया जी। निशा रात में, सहचर साथ साथ चलने वाला, पंचसर पांचों। इसी प्रकार मिथ्या आडंबर, अरे मिथ्या आडंबर झूठे नाटक रचना, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, छटाक चून चौबारे रसोई। प्रश्न नंबर 22, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। ओ हो भाई, ये तो आप करते हो काम, तभी तो बिल्कुल एकदम। भाई मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, पानी पानी नहीं, पानी पानी होना तो खुद शर्मसार होना होता है। दुर्गति करना, बुरा करना। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मखमली जूते मारना। बिल्कुल आपने जरूर पढ़ा होगा भाई ये, गांव में या जहाँ भी बातचीत होती है बोल ही देता है कोई ना कोई, मखमली जूते मत मारे। बहुत बड़ाई कर रहा है मेरी, मैं जानता हूँ, तो मुझे लपेट रहा है। ऐसे झेप जाना, एकदम झेप जाना मतलब एकदम से, ऐसे जैसे कोई किसी को गलत करते हुए देख लेता है तो झेप जाता है, उसे बोलते हैं। कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अब अव्यय का भेद नहीं है, आपको मैं बता दूं कि अव्यय के कितने भेद है। अव्यय के भेद है 4 भेद, ठीक है जी, 4 भेद होते हैं। फिर तो अव्यय कोई भी जो है परिणामवाचक नहीं हो सकता, कभी भी परिणाम बोधक नहीं हो सकता। तो क्या आंसर हो गया? ये हो गया आपका आंसर, परिणाम बोधक। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार। चौथा अव्यय क्या हो जाएगा? चौथा अव्यय हो जाएगा समुच्चय बोधक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कौन सा शब्द, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताता हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्रिया की विशेषता बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, वाक्य बनाओ इन चारों से। वह बहुत मीठा बोलता है, बहुत मीठा विशेष्य हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, पहला आदमी। तो ये शब्द क्या हो गए? ये शब्द हो गए आपके विशेषण। आप तेज, तेज को मैं बता दूं, जैसे जैसे आप कहेंगे हिरन, हिरन तेज हिरन तेज दौड़ता है। अब दौड़ना क्रिया है, क्या है दौड़ना? दौड़ना क्रिया है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? तेज। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या हो गया? तेज। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाले के, देखो अब कोई वाक्य है, अब उसमें जो मुख्य क्रिया है उसका अर्थ, यानी मुख्य क्रिया कहना क्या चाहती है, उसको जो स्पष्ट करेगी उसे क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर इसके ये प्रश्न अगर नहीं आया आपके यूपी कांस्टेबल में,
तो आप मुझे आकर बता देना, मैं बताना छोड़ दूंगा। 101% ये प्रश्न आएगा पेपर में आपके, लिख लीजिए। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? मतलब इनसे रिलेटेड आएगा, लेकिन ये भी आएगा ही आएगा, इसके भी पूरे चांस है। तो मुख्य क्रिया के अर्थ को अब आप क्या देखेंगे, एक सेंटेंस बनाकर देखेंगे। जैसे मैं बता दूं कि तुम खेल रहे, अब रहे पे अगर मैं रुक गया, तुम खेल रहे, तो खेलना क्रिया है। ठीक है जी, खेलना क्रिया है। अब ये तो मुख्य क्रिया है। कैसी है मुख्य क्रिया? क्या है? खेलना है। तो क्या क्या मुख्य क्रिया का मुझे अर्थ मिल रहा है यहाँ से? आप सोच के बताओ। तुम खेल रहे, रहे थे, रहे हैं या रहे होंगे? क्या हो गया बताओ मुझे सोच के। भाई मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो रहा है क्या? भाई आप भी कहो बिल्कुल नहीं हो रहा जी। तुम खेल रहे, खेल मुख्य क्रिया है, लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। तो फिर अर्थ स्पष्ट कब होगा? अगर हम कह दे तुम खेल रहे थे, खेल रहे हो, ये जो थे, हो, होंगे, ये सब इनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। इंग जो लगाते हैं, अब ये सहायक क्रिया है, तो फिर आंसर आपका यही हो गया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसका अगर मैं बता दूं कि पूछ लेता है कि काल का किससे पता चलता है वाक्य में? अरे वाक्य में काल का यानी टाइम का किससे पता चलता है? टाइम का भी सहायक क्रिया से ही पता चलता है। किससे? सहायक क्रिया से। ये आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। तो आप ये इसका रोल याद कर लीजिए। एक तो मुख्य अर्थ स्पष्ट करती है, और एक एक क्रिया जो हो रही है वो किस समय में, किस काल में हो रही है, भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में, वो भी सहायक क्रिया ही डिफाइन करती है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका स्कोर आप जो है कमेंट में लिखेंगे। और अगर कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहता है तो उसकी भी आप कमेंट हमें लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आगे आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।